प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो है सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, वो भागवत का सार है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। रंगरेज भीड़ हो या पांडवों का हीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, जीत कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है तो ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से ही क्यों डरे, ये जाके आसमान पे में उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हेलो 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 हेलो, हाँ जी 1 2 3 माइक चेक। हेलो हेलो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। रंग पूरे फाल पर जला रहे विजय का लाल लाल, ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृंग केसरी हो, या कि केसरी हो लाल तुम ये सोच लो। इस तरीके जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम दुहार लो। आन बान शान यहाँ के बान धनुष पे बाण के उतार दो। वेरी गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी। और की हाल चाल और दस दो वधिया हो, की हाल चाल वधिया, तंदुरुस्त, फैमिली वधिया। ओए गाबे, ओए ओए गाबे, इधर सुन मेरी बात। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है जी। गुड आफ्टरनून तुषार, गुड आफ्टरनून अर्पिता, गुड आफ्टरनून सुदिता, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून प्रिया, गुड आफ्टरनून शिवम, गुड आफ्टरनून तुषार, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल हैं आप सभी के। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। सर जी एग्जामिशन लाना है, एग्जामिशन की छोटी बातें मत करो बेटे। इस बार तुम्हें टैक्स में 70 से ऊपर नंबर लेके आने हैं, ठीक है ना। टारगेट लेके चलो 80-85 का, तब जाके 70 नंबर आएंगे। अगर टारगेट तुम लेके चलोगे 60 नंबर का, तो नंबर फिर तुम्हारे 45-50 आएंगे। टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलो, ठीक है ना। अगर बड़ा टारगेट लेके चलोगे तो फिर नंबर भी तुम्हारे अच्छे आएंगे, ठीक है। चलो तो फाइनली आज से हम अपनी जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। इनकम टैक्स की सारी रिवीजन हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। आपके 35 लेक्चर
मैं दोबारा बोलूंगा, आपके 35 लेक्चर इनकम टैक्स की रिवीजन में हमारे लगे हैं। 35 लेक्चर को आप ये कह सकते हो, अगर मैं टोटल काउंटिंग करूंगा अप्रोक्सीमेट हमारे 50 या 50 प्लस आवर्स हमारे लगे हैं, जिसमें हमने पूरा का पूरा इनकम टैक्स रिवाइज करने की कोशिश की है। उसके अंदर कुछ हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है और सारे प्रोविजन भी हमने कवर किए हैं, और बाकी क्वेश्चन की सीरीज हमारी अलग चल रही है रात को, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसमें आज रात को हम सैलरी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, आज रात को जो हमारा सेशन है उसमें मैं सैलरी के क्वेश्चन करने हैं, मतलब जो चैप्टर कल मैंने रिवीजन लेक्चर डाला था सैलरी का, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो होगी वो आज रात को होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, और फाइनली आज से हम जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस रिवीजन का ना थोड़ा सा प्लान सुन लेना कि हम जीएसटी की रिवीजन कैसे करेंगे। अब जीएसटी की जो हम रिवीजन करेंगे, तो जीएसटी की जो चार्ट बुक मैंने आपको दी है, तो पूरी की पूरी जीएसटी की रिवीजन हम चार्ट बुक से करेंगे। पूरी की पूरी जीएसटी की रिवीजन जो है हम जीएसटी की चार्ट बुक से करेंगे। चार्ट बुक सबके पास है, पीडीएफ मैंने सबको दिया हुआ है, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, और अदरवाइज अगर आप लक्ष्मी नगर या दिल्ली में रहते हो तो आप आके हमारे ऑफिस से परचेज भी कर सकते हो। ठीक है ना, बट कोरियर नहीं करवा सकते क्योंकि कोरियर की कॉस्ट इतनी आएगी, इतने में तुम प्रिंट ही करा लोगे, तो तुम खुद भी प्रिंट करवा लोगे। आई थिंक 100 रुपए की प्रिंट होगी, तो उसको तुम अपने पास रख सकते हो। अब जीएसटी के अंदर हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, जीएसटी के अंदर प्लानिंग ये रहेगा कि जैसे हम चैप्टर खत्म करेंगे ना, मतलब पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन भी हम इस रिवीजन क्लास के अंदर देखेंगे। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस अटेम्प्ट के अंदर मेरा मेन फोकस जो है वो क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो नो डाउट हम प्रोविजन तो पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, बट मेन फोकस जो होगा वो मेरा क्वेश्चन के ऊपर भी होगा, ताकि तुम्हें क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे कोई चैप्टर हमारा खत्म होगा उसके बाद उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, और एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो करेंगे फिर वो रात वाले सेशन में करेंगे, जो हमारे रात वाले सेशन है। आपको मैंने कल रात को भी कहा था कि 20 तारीख तक, नहीं 20 नहीं 10 तारीख तक हम पूरा इनकम टैक्स क्वेश्चन करेंगे, और 10 तारीख के बाद के जो भी सेशन होंगे वो हम जीएसटी के क्वेश्चंस के ऊपर लगाएंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो पूरी हम प्लानिंग से काम करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो सर, जिसने बुक ऑर्डर की है कब तक आएगी, तो भाई अगर आपने बुक ऑर्डर किया है तो 7 से 10 दिन के अंदर बुक आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब एक बार सारे के सारे बच्चे लाइक करेंगे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, ठीक है। आपके लिए यहां पर आ रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है लाइक और कमेंट करने का, बस ये पर ध्यान दो। सैलरी के नोट्स में डाल दूंगा, सैलरी के नोट्स में डाल दूंगा, उसी ड्राइव के लिंक में सैलरी के नोट्स डाल दूंगा, उससे आप सैलरी पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब ये नोट्स अगर आपको दिख रहे हैं, ये चार्ट बुक जो है वो आपके पास होगी, इसी चार्ट बुक से हम पूरा का पूरा जीएसटी रिवाइज करेंगे। अब अगर आपने कल वाली क्लास देखी हो ना, कल वाला सेशन देखा हो, तो मैंने कहा था कि एक 13 तारीख को मेरी जीएसटी की मैराथन भी है। पहले मेरे को यह था कि वो 13 तारीख वाली जो मेरी जीएसटी की मैराथन होगी 8 घंटे की, उसको मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं लूंगा, बट मैं उसको यूट्यूब पे लाइव ले लूंगा, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे लाइव देखना चाहते हैं। तो YouTube पे लाइव उसमें मैराथन को लूंगा, और सारे के सारे बच्चे उसको YouTube लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे उस मैराथन के अंदर, 13 तारीख वाली, 13 तारीख का मतलब कमिंग संडे, मतलब इस संडे को छोड़ के जो अगला संडे होगा उस संडे को हमारी जीएसटी की मैराथन होगी, ठीक है ना। अब उस 13 तारीख वाली मैराथन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो आपको मैंने कहा था एक तो उसके अंदर हम आईटीसी वाला चैप्टर कवर करेंगे, एक उसके अंदर हम पेमेंट वाला चैप्टर कवर करेंगे, एक उसके अंदर हम वैल्यूएशन वाला चैप्टर हम कवर करेंगे, एक उसके अंदर हम कंपोजिशन लेवी वाला चैप्टर हम कवर करेंगे। अगर टाइम बचा तो एग्जम्पशन और आरसीएम वाला चैप्टर भी हम मैराथन में कवर करेंगे। अब जो उसमें कवर करेंगे वो इस रिवीजन क्लास में कवर नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो हमारी अब ये रिवीजन क्लास चल रही है उसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, उनको छोड़ के जो हम मैराथन में कवर करेंगे, और जो हम मैराथन में कवर करेंगे वो इसमें कवर नहीं करेंगे, जो इसमें कवर करेंगे वो मैराथन में कवर नहीं करेंगे। मतलब कंप्लीट जीएसटी मेरा टारगेट है कि 25 अप्रैल तक तुम्हें पूरा जीएसटी मैं तुम्हारी टिप्स पे कर दूंगा, ठीक है ना। 25 से 30 अप्रैल के बीच में, मतलब 25 अप्रैल का मैंने टारगेट लिया हुआ है कि 25 अप्रैल तक तुम्हारा पूरा जीएसटी फिंगर टिप्स पे कर दूंगा। तुम्हें जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और विद क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा।
और रिवीजन में बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूंगा जी। रिवीजन हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। पूरी मेरी कोशिश रहेगी जिस बच्चे ने एक बार पहले कभी ना कभी जीएसटी पढ़ा है, अगर उसको थोड़ा बहुत याद नहीं भी है तो भी उसको जीएसटी समझ में आए, ये इस तरह के सेशंस होंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ। अब फाइनली आज हम चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करेंगे जीएसटी का। चैप्टर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन का है। ये चैप्टर आपने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। इवन जो मेरा भी सुदर्शन बैच भी चल रहा है जीएसटी का, बट वो मेरा रेगुलर बैच है, वो तो क्लास पब्लिक होने के बाद प्राइवेट हो जाती है। बट ये क्लासेस जो है ये प्राइवेट नहीं होंगी, ये पब्लिक रहेंगी। जब तुम्हारा मन करेगा तुम इसको देख सकते हो। ये रिवीजन क्लास है, इसमें कोई मतलब प्राइवेट वाला गेम नहीं है। ठीक है, अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। सर चार्ट बुक का पीडीएफ फिर से सेंड कर दो। मैं दोबारा से लिंक भेज दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करोगे, उसमें आपके सारे के सारे पीडीएफ होंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है ना, उस लिंक को मैं क्लिक करूंगा, उसमें आपके सारे के सारे पीडीएफ होंगे, उससे आप सारे के सारे पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहला जो है, हम जो अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन का, उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूं, फिर हम चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करेंगे। सर एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब आज वाली क्लास में जो मेरी रिवीजन स्टार्ट करनी है ना, वो जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट करनी है। और अगर मैं तुमसे जीएसटी की फुल फॉर्म पूछता हूं तो मेरे को सारे बच्चे बोलो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या निकल के आ रही है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म ये निकल के आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जीएसटी की फुल फॉर्म आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा टैक्स जो गुड्स पे लगेगा, ऐसा टैक्स जो सर्विसेज पे लगेगा, ऐसा टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर लगेगा। जैसे हमने इनकम टैक्स किया, हम सब जानते हैं इनकम टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर एप्लीकेबल है। इट मींस अगर मैं इनकम कमाऊंगा तो मुझे इनकम टैक्स पे करना होगा, अगर मैं इनकम नहीं कमाऊंगा तो मुझे इनकम टैक्स पे करना नहीं होगा। तो ये बात तो कंफर्म है कि इनकम टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर लगेगा। बट जीएसटी इनकम पर नहीं है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इट मींस अगर गुड्स की बात होगी, अगर सर्विसेज की बात होगी, अगर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात होगी, उस पर जीएसटी की बातें होंगी। बट मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सर एक बात मेरे को सोच के बताओ, अगर किसी पर्सन को जीएसटी पे करना है तो उसके दिमाग में ना कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन क्या होते हैं सर? उसके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि जीएसटी कब लगेगा, कैसे लगेगा, कब नहीं देना, कब हमें देना है, किस तरह से पे करना है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में होते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जीएसटी से रिलेटेड टोटल मिला के ना आपके 13 चेक पॉइंट है। मतलब ये चेक पॉइंट अपने दिमाग में लेके चलना कि जीएसटी से रिलेटेड टोटल मिला के 13 चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हें जगह जगह पे रोकेंगे, जो तुम्हें एंट्री देंगे कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कैसे लगेगा, वो सारी बातें उसके अंदर होंगी। चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है? चेक पॉइंट का मतलब यह है, जैसे आप निकले घर से निकले, चेक पॉइंट नंबर 1, हाँ जी हेलो भाई साहब, ओए चेकिंग कराओ, चलो तुम्हारी चेकिंग कंप्लीट हो गई, हाँ जी। चेक पॉइंट नंबर 2, चेक पॉइंट नंबर 3, चेक पॉइंट नंबर 4, चेक पॉइंट नंबर 5, चेक पॉइंट नंबर 6, इस तरह से आपके चेक पॉइंट होंगे। तो ऐसे जीएसटी में टोटल मिला के 13 चेक पॉइंट हैं जो हमें 1 बाय 1 चेक करने। अगर इन 13 चेक पॉइंट को आपने समझ लिया तो जीएसटी का बेसिक आइडिया आपको हो गया, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहला चेक पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, पहले वो समझो सबसे पहला चेक पॉइंट क्या है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सर एक बात मेरे को सोच के बताओ, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरे को जीएसटी एप्लीकेबल करना है तो गवर्नमेंट कह रही सबसे पहले तुम्हें यह चेक करना पड़ेगा कि जीएसटी लगने से पहले कि जिस भी एलिमेंट में वो सामने वाला पर्सन बिजनेस कर रहा है, क्या वो एलिमेंट जो है वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर होता या नहीं होता। क्योंकि क्या पता, फॉर एग्जांपल सोच के बोलो, अगर मान लो मैं बोतल सेल करने वाला काम कर रहा हूं, अगर बोतल गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है तो जीएसटी क्यों लगेगा। आज अगर मान लो मैं शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहा हूं, अब अगर शेयर्स गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है तो जीएसटी क्यों लगेगा। आज अगर मेरा काम सैलून का है, मैं कटिंग करता हूं, मैं शेव करता हूं, तो अगर मान लो कटिंग करना, शेव करना गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है तो जीएसटी क्यों लगेगा। आज अगर मेरी दुकान कैमरा बेचने की है तो कैमरा अगर गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है तो जीएसटी क्यों लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि आपको यह चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट जो है क्या वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर वो एलिमेंट गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है तो चेक पॉइंट 2 चेक करेंगे। अब चेक पॉइंट 2 का मतलब क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल ये बोतल जो है, ये बोतल गुड्स वाली डेफिनेशन में कवर है।
अब अगर ये बोटल गुड्स वाले डेफिनेशन में कवर है तो चेक पॉइंट 2 ये बात कहता है कि आप ये चेक करो कि क्या ये काम सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। अब मैंने गवर्नमेंट से बोला यार गवर्नमेंट एक बात बताओ, ये सप्लाई का मतलब क्या है? भाई मैंने तो पहली बार वर्ड सुना है, मेरे को तो था कि सेल पे जीएसटी लगता है, मेरे को तो था कि सर्विस पे जीएसटी लगता है, मेरे को तो था एंटरटेनमेंट पे जीएसटी लगता है, मेरे को तो था मैन्युफैक्चरिंग पे जीएसटी लगता है, पर आपने ये सप्लाई वर्ड यूज क्यों किया? तो मैंने कहा मैंने सप्लाई वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आर्टिकल 366 12A में जीएसटी की डेफिनेशन है, और जीएसटी की डेफिनेशन यह बात कहती है कि जीएसटी इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई। मतलब जीएसटी इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई, मतलब जीएसटी एक टैक्स है जो सप्लाई पे लेवी होगा। इट मींस अगर सप्लाई होगी तो जीएसटी की बातें होंगी, अगर सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी की बातें नहीं होगी। तो सबसे बड़ा मैटर यह निकल के आ रहा है कि सप्लाई का मतलब क्या है। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है? सप्लाई अगर गुड्स और सर्विस की होगी तो जीएसटी लगेगा, अगर सप्लाई गुड्स और सर्विस की नहीं होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो सप्लाई से भी पहले वाला क्वेश्चन क्या है कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या मेरा एलिमेंट गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है। इफ टिक देन अगला स्टेप है क्या वो सप्लाई में कवर है या नहीं है। अगर वो सप्लाई में कवर नहीं है तो जीएसटी की बातें नहीं है, अगर वो सप्लाई में कवर है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर वो सप्लाई में कवर है तो चेक पॉइंट नंबर 3 की तरफ आएंगे। अब बच्चा कहता है सर ये चेक पॉइंट नंबर 3 का मतलब क्या है? और मैं सुनो ध्यान से, चेक पॉइंट नंबर 3 का मतलब क्या है? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो ये बोतल गुड्स है। हेलो भाई साहब, ओए इधर सुनो ध्यान से, मुझे पता है तुम्हें ये सारी बेसिक बातें पता है, तुम महाज्ञानी हो, तुमसे बड़ा पूरे ब्रह्मांड के अंदर महाज्ञानी नहीं है, बट क्या करूं, मेरे भी प्रॉब्लम है ना, मेरे को स्टार्टिंग से ही रिवाइज करवाना है। ऐसा नहीं है पहली क्लास में आईटी से वाले चैप्टर के ऊपर आ जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मेरी रिवीजन क्लास हो या मेरा रेगुलर बैच हो, उसके अंदर अगर मान लो 500 या 1000 बच्चे हैं तो मेरा मोटिव रहता है कि 1000 बच्चों का रिजल्ट आए, ना कि 10 बच्चों का आए। ठीक है ना? तो जिनको लग रहा है कि उनको बेसिक बातें सारी पता हैं तो वो दोबारा से रिवाइज कर लें, जिनको नहीं पता वो सुन ले। बट ये नहीं यार सर बेसिक बातें क्यों करा रहे हैं, आईटीसी के चैप्टर पे क्यों नहीं आ रहे, वैल्यूएशन पे क्यों नहीं आ रहे, वो एकदम नहीं आ सकते। ठीक है ना? पहले थोड़ा सा बेस क्लियर करना पड़ेगा कि बेसिक बातें क्या होती हैं। अब एक बात को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो ये बोतल जो है ये बोतल गुड्स है। अच्छा, अगर ये बोतल गुड्स है, ये बोतल जो है ये गुड्स है, मान लो मेरा काम जो है बोतल को बेचने का है। अब अगर मेरा काम बोतल को बेचने का है तो मान लो बेचना जो है वो सप्लाई है, बेचना जो है वो सप्लाई है। मान लो सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा हुआ है सेल, तो अगर सप्लाई की डेफिनेशन में सेल लिखा है, बोतल गुड्स है, तो बच्चा कह रहा है सर फिर तो इस पे जीएसटी लगेगा, फिर तो इस पे जीएसटी लगेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर सेल सप्लाई है, बोतल गुड्स है, तो गुड्स भी है और सप्लाई भी है, तो जीएसटी तो लगेगा। गवर्नमेंट कहती नहीं, गवर्नमेंट कहती तुम ये चेक करो कि जो ये बंदा गुड्स की सप्लाई कर रहा है क्या ये पर्सन टैक्सेबल पर्सन भी है या नहीं है। तो तीसरा चेक पॉइंट ये है टैक्सेबल पर्सन, कि वो बंदा सप्लाई करने वाला जो है क्या वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में आ रहा है, नहीं आ रहा। क्योंकि अगर वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा। एक बात मेरे को सोच के बताओ, याद करो आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर बताया था, जो बच्चे रेगुलर बैच वाले बच्चे इस टाइम सामने बैठे हैं, क्या आपको मैंने ये नहीं बताया था कि जीएसटी चार्ज करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है? मेरे को आंसर चाहिए, जनता जवाब चाहती है, जनता जवाब चाहती है। क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि अगर मेरे को जीएसटी चार्ज करना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? मैंने बताया था। अब सोच के बोलो, अगर जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो बताओ कैसे जीएसटी चार्ज करेगा? भाई मैं अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो बताओ मैं कैसे जीएसटी चार्ज करूंगा? भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना तो कंपलसरी है ना। तो तीसरा स्टेप यही है, क्या तुम टैक्सेबल पर्सन हो या नहीं हो। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर तुम टैक्सेबल पर्सन हो तो जीएसटी की बातें हो सकती हैं, पर अगर तुम टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो जीएसटी की बातें हो ही नहीं सकती। तो पहले तुम अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, बिल्कुल भरत, बिल्कुल 100%। पहले तुम अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद तुम यहां पे जीएसटी देने की बात करोगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है, अब बताओ 3 चेक पॉइंट कौन कौन से हो गए।
पहला चेक पॉइंट हो गया कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो, दूसरा चेक पॉइंट हो गया कि वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो, तीसरा चेक पॉइंट हो गया कि वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होना चाहिए। अब सुनो फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर तुम टैक्सेबल पर्सन हो तो ये सप्लाई जो तुम कर रहे हो वो सप्लाई ना टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब मान लो जो बंदा सप्लाई कर रहा है अगर वो टैक्सेबल पर्सन है बट वो इंडिया से बाहर सप्लाई कर रहा है, फैक्ट और फाइल, ये कमेंट बॉक्स से गायब हो जाएगा बच्चा। आपने देखना जादू, देखना जादू 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 दिखाऊं, जादू आपको, जादू कि जैसे जो बंदा अभी था और 2 मिनट के बाद वो बंदा नहीं रहा चैट बॉक्स में, दिखाऊं जादू, दिखाऊं जादू। नालायक, जब बोल दिया सैलरी के नोट्स को अपलोड कर दूंगा तो एंटर पे एंटर, एंटर पे एंटर, एंटर पे एंटर। पेट में दर्द हो रहा है क्या तुम्हारे? नालायक, जादू दिखा दूंगा यहां पे। छोड़ो, एक मौका दे दिया बंदे को, एक बच्चे को मौका दे दिया, छोड़ो ठीक है। अब अगली बार अगर बच्चा करेगा तो फिर जादू दिख जाएगा बच्चे को, जादू जादू। वो ऐसे एलियन वाले हाथ रख दूंगा तुम्हारे सिर पे, ध्यान रखना, जैसे ऋतिक रोशन के दिल सिर पे रखे थे ना, जादू दिख जाएगा फिर तुम्हें। हाँ, फिर तुम कहोगे मैं तो अभी था, फिर मैं अब नहीं हूं। नालायक, हाँ, इतना जीएसटी नहीं पढ़ना, सैलरी के अभी नोट्स अपलोड कर दो बस। चलो अब फटाफट से मेरी पूरी क्लास पे आओ। तो यहां पे अगर मैं पैरा 4 की बात करता हूं तो पैरा 4 ये बात कहता है कि भाई माना तुम टैक्सेबल पर्सन हो, बट अगर टैक्सेबल पर्सन हो तो ये जो तुमने सप्लाई की है ना, ये सप्लाई जो है वो तुम्हारी इंडिया में होनी चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ यार, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं सप्लाई इंडिया से बाहर कर रहा हूं, हेलो भाई साहब, ओए सुनो, अगर मैं सप्लाई इंडिया से बाहर कर रहा हूं, सुनो, अगर मैं सप्लाई इंडिया से बाहर कर रहा हूं, तुम्हें नहीं लग रहा वो एक्सपोर्ट है? सारे बच्चे आंसर दो, क्या तुम्हें नहीं लग रहा वो एक्सपोर्ट है? बराबर से बोलो, क्या तुम्हें नहीं लग रहा वो एक्सपोर्ट है? बिल्कुल एक्सपोर्ट है। और अगर वो एक्सपोर्ट है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा एक्सपोर्ट वाले केस में जीएसटी नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। तो चौथा चेक पॉइंट यही है कि जो तुमने सप्लाई की है क्या वो सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में है या नहीं है। क्योंकि अगर वो सप्लाई तुम्हारी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, मतलब इंडिया से बाहर है, तो गवर्नमेंट करी उस केस में जीएसटी की बात ही नहीं होगी। मतलब अगर वो सप्लाई तुम्हारी इंडिया से बाहर है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, उस केस में जीएसटी की बात ही नहीं होगी। हां, अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में है फिर जीएसटी की बात हो सकती है। अब मान लो मैंने सप्लाई जो की है वो इंडिया में की है, तो बच्चा कह रहा है अब तो जीएसटी लगेगा। गाबा सर अब तो लगेगा। मैं कहा क्यों? कह रहा देखो आप गुड्स और सर्विस में डील करते हो। मैं कहा हाँ। आप जो काम करते हो वो सप्लाई भी है। मैं कहा हाँ। आप टैक्सेबल पर्सन भी हो। मैं कहा हाँ। सर आपकी सप्लाई इंडिया में भी होती है। मैं कहा हाँ। तो अब तो जीएसटी देना पड़ेगा ना। मैं कहा बस एक पॉइंट और है, बस एक पॉइंट और है। अगर वो मेरे को पता लग जाए ना, फिर कंफर्म कह रहा हूं मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। और वो पॉइंट है एग्जम्पशन का। मैंने कहा जीएसटी में ना काफी सारे गुड्स ऐसे हैं जो एग्जम्प्ट हैं, काफी सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो एग्जम्प्ट हैं। अब अगर मेरा गुड्स और सर्विस एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, क्या पता मेरे को जीएसटी देना ही ना पड़े। भाई बहुत सारे गुड्स एग्जम्प्ट हैं, बहुत सारी सर्विस एग्जम्प्ट हैं, तो गुड्स और सर्विस इतनी सारी एग्जम्प्ट है, क्या पता मुझे बाद में जीएसटी देना ही ना पड़े। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या पता बाद में हमको जीएसटी देना ही ना पड़े। तो गवर्नमेंट वही बात अब यहां पे कहना चाहती है कि भैया ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है या नहीं है। देखो सारे बच्चे बोल दो 5 गेट। अंजलि ऑलरेडी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अगर जाके देखोगे आप वहां से पूरा देख सकते हो जी। ठीक है, मेरे को सारे बच्चे बताओ 5 गेट निकल के आ रहे हैं। 5 गेट कौन कौन से हैं? पहला कि वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। दूसरा वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। तीसरा उसने सप्लाई जो की है क्या वो टैक्सेबल टेरिटरी में की है या नहीं की है। चौथा वो एग्जम्पशन में कवर है या नहीं है। और पांचवा क्या कवर हो रहा है, क्या वो आपका टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर है या नहीं है। अगर ये 5 बातें सेटिस्फाइड होती हैं तब कहीं जाके आपको जीएसटी देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बच्चे आप मुझे आंसर दोगे। मान लो, सारे बच्चे बोलना, मान लो जिस चीज के अंदर मैं धंधा कर रहा हूं, सारे बच्चे आंसर देना, जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूं अगर वो आइटम गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में ही कवर नहीं है, क्या बताओ जीएसटी लगेगा? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी।
सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूं अगर वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं होता तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, अगर वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर होता है बट वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, क्या जीएसटी लगेगा? हां या ना बोलते रहो, बस हां या ना बोलते रहो। अगर वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर होता है बट वो सप्लाई में कवर नहीं होता, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। तीसरा, अगर वो सप्लाई में कवर होता है, उसकी सप्लाई इंडिया से बाहर है, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सप्लाई इंडिया से बाहर है। चौथा, अगर मान लो सप्लाई इंडिया में है बट सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन नहीं है, नॉन टैक्सेबल पर्सन है, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। एंड लास्ट, अगर वो काम एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि अगर वो एग्जम्पशन में कवर हो गया तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ये 5 चेक पॉइंट ऐसे हैं जिससे तुम जीएसटी से बच सकते हो। तो 5 चेक पॉइंट हैं, ये 5 चेक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिससे तुम जीएसटी से बच सकते हो। ये बस ये 5 ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद एक बार फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे आ रहा है चेक पॉइंट नंबर 6 जी। यहाँ पे क्या आ रहा है? चेक पॉइंट नंबर 6। देखो यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहे हैं। अब चेक पॉइंट नंबर 6 है वैल्यू का। अब भैया अगर जीएसटी लगेगा तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू जो निकलेगी वो चेक पॉइंट नंबर 6 में निकलेगी। फिर चेक पॉइंट नंबर 7 है रेट का। चेक पॉइंट नंबर 7 में क्या होंगे? रेट। रेट तुम सब जानते हो, 5, 12, 18, 28। भाई 5, 12, 18, 28 ये 4 रेट एप्लीकेबल है। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना, अगर मैं वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा? जीएसटी निकल के आएगा। भाई अगर मैं चेक पॉइंट नंबर 6 को चेक पॉइंट नंबर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीएसटी निकल के आएगा। अब सारे बच्चे आंसर देना। जब मेरा जीएसटी निकल के आएगा तो क्वेश्चन है हु इज लायबल टू पे जीएसटी। भाई जीएसटी पे करने के लायबल कौन होगा? जीएसटी देना किसको है? तो गवर्नमेंट ने बोला 3 लोग होंगे, सप्लायर, रिसीवर और थर्ड पार्टी। अच्छा एक बात बताना, अगर सप्लायर जीएसटी पे करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? बोलो, अगर सप्लायर जीएसटी पे करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड चार्ज। अगर रिसीवर जीएसटी पे करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज। मतलब गंगा उल्टी बहेगी। और कुछ केस में ना तो सप्लायर पे करेगा ना रिसीवर पे करेगा, वहां थर्ड पार्टी पे करेगी। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है जहां पे ना सप्लायर पे करेगा ना रिसीवर पे करेगा, कोई थर्ड पार्टी होगी वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। सर उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी। क्या बोलते हैं? स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी। उसके बाद देखो फिर आगे, फिर अगला चेक पॉइंट नंबर 10 आएगा, एम फॉर आर आईटीसी ईसी। क्या आएगा? एम फॉर आर आईटीसी ईसी। ए का मतलब ऑडिट कैसे करवाना है, इनवॉइस कैसे मेंटेन करना है, पेमेंट कैसे होगी, रिटर्न कैसे भरनी है, रिकॉर्ड कैसे जाएगा, रिफंड कैसा होगा, रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, ईवे बिल कैसा होगा, कॉम्पोजिशन स्कीम कैसी होगी, ये सारी की सारी बातें यहां पे निकल के आती हैं। सर क्या ये पूरे चेक पॉइंट हमें याद करने हैं? नहीं, ये पूरे जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये तुमसे वो एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बताओ कितने चेक पॉइंट हैं, बट हां ये पूरे जीएसटी का स्ट्रक्चर है कि पूरे जीएसटी में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। ये पूरे जीएसटी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे चेक पॉइंट नंबर 11 असेसमेंट इंस्पेक्शन। ये हमारे सिलेबस का मैटर नहीं है। 12 आगे अपील एडवांस रूलिंग, ये भी नहीं है जी। 13 ये इंटरेस्ट पेनल्टी है और पैनल प्रोसीडिंग, ये भी नहीं है। ये तीनों चेक पॉइंट जो हैं हमारे सिलेबस में कवर नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। तो 10 तक के चेक पॉइंट हमारे सिलेबस में कवर हैं। बस ये 10 चेक पॉइंट तुम्हें दिमाग में लेके चलने हैं, बाकी 11, 12, 13 जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो चेक पॉइंट आर द बेस्ट पॉइंट। पूरे जीएसटी के जितने बेस्ट पॉइंट्स हैं वो सारे इसके अंदर है। तो डेट पे याद कराओगे, ड्यू डेट वो सब याद हो जाएंगे तुम्हें जी, वो तुम्हें सब याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे 10 के 10 चेक पॉइंट मुझे बताएंगे, फिर हम 1 बाय 1 आगे चलेंगे। चलो बताओ जी, सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे, जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ जी, बोलो 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 बोलो, शाबाश शाबाश, बोलो शाबाश शाबाश, बोलो बोलो। पहला चेक पॉइंट क्या है जी? जल्दी बोलो, पहला चेक पॉइंट क्या? पहला चेक पॉइंट है कि वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। दूसरा चेक पॉइंट क्या? दूसरा जल्दी बोलो, दूसरा चेक पॉइंट क्या है? कि वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। अब अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं है तो जीएसटी नहीं है। फिर अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है तो क्या वो सप्लाई उसने इंडिया में की या इंडिया से बाहर की? अगर इंडिया से बाहर की तो जीएसटी नहीं है। अगर इंडिया में की है तो क्या वो टैक्सेबल पर्सन ने की है या नहीं की?
क्योंकि अगर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं की तो जीएसटी नहीं है, अगर वो टैक्सेबल पर्सन ने की है तो फिर एग्जम्पशन में है या नहीं है, अगर वो एग्जम्पशन में नहीं है तो जीएसटी है, अगर वो एग्जम्पशन में है तो जीएसटी आपको नहीं देना। फिर ये 5 चेक पॉइंट हो गए। फिर चेक पॉइंट नंबर 6 में वैल्यू निकालेंगे, 7 में रेट है, 8 में हु इज लायबल टू पे जीएसटी, या तो सप्लायर या रिसीवर या थर्ड पार्टी। फिर चेक पॉइंट नंबर 9 में आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। चेक पॉइंट नंबर 9 है टाइम ऑफ सप्लाई की हमें गवर्नमेंट को जीएसटी देना कब है। और चेक पॉइंट नंबर 10 है एम फॉर आईटीसी, ऑडिट कैसे करवाना है, इनवॉइस कैसे मेंटेन करने हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके बाद आईटीसी हो गया, ठीक है, फिर आपका ईवे बिल हो गया, फिर कॉम्पोजिशन स्कीम हो गया। ये सारी की सारी बातें आपके यहां पे निकल के आती हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट ये पूरे जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर है कि पूरा जीएसटी काम कैसे करता है। अब फाइनली यहां से हमारा, अब आप देखोगे, अब यहां से चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक जो हमने किया ना वो बिल्कुल बेसिक था। बेसिक मतलब पूरे जीएसटी से पहले जीएसटी के बारे में समझना कि जीएसटी में क्या क्या है, वो बेसिक बेसिक बातें जीएसटी की थी। ठीक है जी, डन। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से, अब यहां पे आओ। अब चैप्टर नंबर 1 हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 में पहला पॉइंट आ रहा है कि भैया टैक्स का मतलब क्या है। तो भाई टैक्स का मतलब बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है। देखो कितनी मुश्किल डेफिनेशन है कि टैक्स का मतलब होता है एक फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स का मतलब होता है एक फीस जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है किसी एक्ट के अंतर्गत, उसको हम जीएसटी बोलेंगे। मतलब जो हमें पे करनी है गवर्नमेंट को किसी एक्ट के अंतर्गत, उसको हम टैक्स बोलेंगे। बताओ कितनी मुश्किल डेफिनेशन है। देना मैंडेटरी है, हमें देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोल दिया देना पड़ेगा क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो भाई टैक्स का मतलब तो यही होता है जी। उसके बाद एक बार मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ओए होए 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 होए, ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा कोई भी टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन किसी दूसरे के ऊपर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा जी। चेक पॉइंट आपने अपने से, हाँ ये कहीं दिया नहीं है जी, ये चेक पॉइंट बेसिक है, ये एनालिसिस है, ये तुम्हें मॉड्यूल में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये सेल्फ एनालिसिस है, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके पॉइंट पर आओ जी। अब देखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बताओ। अब ये भी हम कई बार बन चुके हैं। अब बताओ डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पे होगा तो डायरेक्ट है, अगर डिफरेंट पे होगा तो इनडायरेक्ट है। फिर डायरेक्ट टैक्स जो है उसकी नेचर क्या है, प्रोग्रेसिव, इसकी क्या है, रिग्रेसिव। उसके बाद इसमें प्रीवियस असेसमेंट ईयर होता है, इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, सीबीडीटी, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, सीबीआईसी। और टैक्सेबल इवेंट क्या है, जो जीएसटी है उसका टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है और इसका टैक्सेबल इवेंट जो है वो इनकम अराइज है। ये सारी बातें यहां पे निकल के आती हैं। तो बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। सर फीस किस में आएगी, फीस भी एक टैक्स है, फीस भी एक टैक्स है। अगर हम किसी एक्ट के बेस पे पे कर रहे हैं ना तो फीस भी एक टैक्स है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे बच्चों, और फटाफट से आओ जी। अब देखो अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो जीएसटी की डेफिनेशन, अब बताओ फटाफट से बोल दो। हेलो चिंटू, ओए ढोकले, हेलो छोले भटूरे, फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो। जीएसटी की डेफिनेशन बताओ, जीएसटी की डेफिनेशन बताओ। अब तो तुम्हें याद होगी, अब तो तुम्हें सारी डेफिनेशन याद है। बोलो क्या है, जीएसटी इज ए टैक्स which is levied on supply of goods or service or both except tax on supply of alcoholic liquor for human consumption। उसको हम जीएसटी की डेफिनेशन बोलेंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 366 12A है, ये हमारी जीएसटी की डेफिनेशन। उसके बाद बताओ टाइप्स ऑफ जीएसटी। बताओ जीएसटी कितने टाइप्स का होता है, 4। कौन कौन सा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। 4 तरह के जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये 4 जीएसटी हैं। फिर कॉम्बिनेशन क्या क्या है, कौन सा जीएसटी कॉम्बिनेशन में लगता है, एलो पे आ गया स्यापा। अब सोच के बोलना, या तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगेगा, या सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी लगेगा, या खाली आईजीएसटी लगेगा। ये जीएसटी लगने का तरीका है जी। तो या तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, या सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी, या लगेगा आईजीएसटी। उसके बाद अबाउट जीएसटी, जीएसटी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताओ। अब जीएसटी जो है वो किस पे लगेगा, सप्लाई पे लगेगा। फिर जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है,
भाई जहां पे गुड्स की कंजम्पशन होगी उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। फिर जीएसटी जो है वो एक वैल्यू एडिड टैक्स है। अब ये पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट कि वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या है। अच्छा आप सुनो ध्यान से, अब वैल्यू एडिड टैक्स का अगर आपको मतलब समझना है डिटेल में, अगर तुम मजा चाहते हो इस वर्ड को समझना, तो कल मेरी सुदर्शन बैच की क्लास है 12:30 बजे, ठीक है। तो वो क्लास मैं लाइव करूंगा, उसके बाद मैं प्राइवेट कर दूंगा, क्योंकि मेरी वो रेगुलर बैच वाली क्लास है, तुरंत वो प्राइवेट हो जाएगी। तो उसके अंदर मैं समझाऊंगा कल वाली क्लास में कि वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या होता है। तो जिसको भी डिटेल में समझना है तो कल वो 12:30 बजे देख लेगा, नहीं तो अभी बस इतना समझ लो, वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब होता है कि जीएसटी वैल्यू एडिशन पे लगेगा, जीएसटी ग्रोस वैल्यू पे नहीं लगेगा। मतलब जीएसटी नेट वैल्यू पे लगेगा, जीएसटी ग्रोस वैल्यू पे नहीं लगेगा। अब ग्रोस पे नहीं लगेगा, नेट पे लगेगा, इसका मतलब क्या है भाई? हम ग्रोस और नेट का मतलब क्या लेके चल रहे हैं, वही बातें हमें समझनी है कि नेट और ग्रोस का मतलब क्या है। उसने कहते हैं कि जीएसटी जो है वो एक वैल्यू एडिड टैक्स है, मतलब वैल्यू एडिशन पे लगेगा, ग्रोस वैल्यू पे नहीं लगेगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोस वैल्यू, वो हमें थोड़ी समझनी है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है, फिर उसके बाद एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से और जेएनके पर एप्लीकेबल होगा 8 जुलाई से। अब अगला पॉइंट देखो, सेंट्रल, हाँ जी भाई साहब इधर, सेंट्रल लेवल टैक्सेस सबस्यूम इन जीएसटी। बताओ कौन कौन से टैक्सेस है सेंट्रल लेवल के जो जीएसटी में सबस्यूम है। अब बताओ कौन कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी में सबस्यूम है, जो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए हैं। तो ये सारे टैक्सेस हैं, सेल परचेज वाला, एक्साइज ड्यूटी, सरचार्ज हो गया, एडिशनल ड्यूटी हो गया, सीएसटी हो गया, उसके बाद फिर आपका स्पेशल एडिशनल ड्यूटी कस्टम हो गया, काउंटर वेलिंग हो गया, ये सारी सेंट्रल लेवल की हैं। सर क्या हमें याद करना है? मजबूरी है। हेलो भाई साहब, ओए ओए आंखें बंद नहीं, आंखें बंद नहीं करनी, आंखें बंद नहीं करनी, ये मजबूरी है। इसके अंदर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सेंट्रल लेवल के टैक्सेस और स्टेट लेवल के टैक्सेस जो सबस्यूम हो चुके हैं, ये याद करना मजबूरी है, क्योंकि कई बार वो एग्जाम में पूछ चुके हैं कि बताओ कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। सर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है जी, बट वो सब पे नहीं लगता। वो जो आपकी गाड़ियां हैं, सिगरेट हैं, मतलब जो आपकी सिन आइटम है, सिन का मतलब होता है जिसके आप एडिक्टेड हो जाते हो, उसके ऊपर लगता है और किसी पे नहीं लगता जी। तो ये स्टेट लेवल के भी कई सारे टैक्सेस हैं। उसके बाद देखो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो सबस्यूम नहीं हुए। एक बात मेरे को बताना यार, मेरे को सारे बच्चे बताओ, जीएसटी जब इंडिया में नहीं था, ओए भिंडी ओए सुन, जब जीएसटी इंडिया में नहीं था तो उससे पहले इंडिया में 17 तरह के टैक्सेस थे। अब जो 17 तरह के टैक्सेस थे उसमें 9 सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, 8 स्टेट गवर्नमेंट के थे। क्या जीएसटी आने के बाद सारे के सारे टैक्सेस, सोच के बोलना, क्या जीएसटी आने के बाद सारे के सारे टैक्सेस खत्म हो चुके हैं? नहीं, अब कोई टैक्स ही नहीं है, लगता ही नहीं है। क्या लगता है? लगता है। जीएसटी आने के बाद अभी भी टैक्सेस लगते हैं, बट गवर्नमेंट कह रही है बहुत सारे सबस्यूम हो चुके हैं, बट बहुत सारे सबस्यूम नहीं हुए। तो कौन कौन से सबस्यूम नहीं हुए हैं उसकी लिस्ट आपको यहां पे दे रखी है। जैसे सेंट्रल लेवल के एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, अदर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारे के सारे जो हैं ये ऐसे हैं जो अभी सबस्यूम नहीं हुए हैं। फिर स्टेट लेवल वाले कौन से हैं? टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, मंडी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, रोड एंड पैसेंजर टैक्स हो गया। ये सारे ऐसे हैं जो भी सबस्यूम नहीं हुए, ये आगे जाके सबस्यूम हो सकते हैं, बट अभी जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए। इनका एग्जिस्टेंस जो है वो आज भी है जी। हाँ, अल्कोहल पे स्टेट लेवल लगता है जी, अल्कोहल पे स्टेट लेवल की एक्साइज लगती है और स्टेट लेवल का ही वैट लगता है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, अब आगे देखो जी, ये भी बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। बताओ कौन कौन सी लिमिटेशंस है, मतलब पुराने टैक्सेस में क्या क्या कमियां थी। अब एक बात बताओ यार, ओल्ड टैक्सेस में कोई कमियां होंगी तभी तो नया बंदा आया। सबस्यूम मतलब मर्ज, सबस्यूम मतलब मर्ज। पुराने दोस्त में कुछ कमी थी तभी तो नया दोस्त बनाया। पुराना दोस्त मेरी बातें नहीं सुनता था, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था मेरी बातें सुनते सुनते, इसलिए मैंने नया दोस्त बनाया, क्योंकि पुराने में ये कमी होती थी। वही गवर्नमेंट कह रही है पुराने जीएसटी में कमी थी तभी तो नया जीएसटी आया। तो क्या क्या कमी थी? तो पहला,
आपका आ रहा है मल्टीपल टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, अलग अलग टैक्सेबल इवेंट थे, फिर डबल टैक्स, कैस्केडिंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट, हायर कंप्लाइंस और फिर नो यूनिफॉर्मिटी, इन सबका इलाज जीएसटी है। इन सबका इलाज जो है वो जीएसटी है। आज सिर्फ जीएसटी है, सप्लाई पे लगेगा, कोई डबल टैक्स नहीं है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने बोला टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे, और फिर यहां पर गवर्नमेंट ने बोला वन डिपार्टमेंट है और वन नेशन वन टैक्स है, पूरे ऑल ओवर इंडिया यूनिफाइड मार्केट है। अब अलग अलग मार्केट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब आगे जीएसटी का बैकग्राउंड क्या क्या जी, बच्चों वाली बातें। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस के अंदर आया 1954, सेकंड कंट्री मलेशिया थी। जीएसटी का हायर रेट जो है 28% है हमारे इंडिया में। जीएसटी पेड बाय सप्लायर, फंडेड बाय कंज्यूमर। जीएसटी के 4 मॉडल हैं। हाँ जी, जीएसटी के 4 मॉडल हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, केलकरशा, बागची बॉर्डर। अब इन चारों में से कैनेडियन मॉडल जो है वो इंडिया फॉलो करता है। सर कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? यही तो समझना है। जो वो लाइन है ना, जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स क्या है, वही तो समझना है। टेंशन मत लो, मैं इस बैच के अंदर भी समझाऊंगा जो आपने मुझसे डाउट पूछे है, बट जो मतलब जो डिटेल में देखना चाहता है उसके लिए मैंने बोला कि कल 12:30 बजे पहुंच जाना, वहां तुम्हें डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए बस इतना ध्यान दो, कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। अब कैस्केडिंग कैसे खत्म किया, किस तरह से खत्म किया, क्या आईटीसी होता है, वही हमें समझना चाहिए। तो हमारा जीएसटी किस पर बेस है? हमारा जीएसटी है कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस। आगे देखो जी, इंडिया फॉलो ड्यूल जीएसटी मॉडल, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेट जो है वो इंडिया का पूरे जीएसटी में है। बट 2 आइटम पे अलग है, गोल्ड पे 3% है और रफ डायमंड पे 0.25% है, और बाकी सब पे जीएसटी का रेट जो है वो 5, 12, 18, 28, बस ये ध्यान रखना चाहिए। यस, हमारा इंडिया का जीएसटी हमारे खुद का नहीं है, कनेडा पे कॉपी मारे हमने। कनेडा पे कहते ना, कनेडा जान लाग रहा हूं मैं, कनेडा, वहां से जीएसटी उठा के लेके आए हमारे इंडिया वाले। हमारे इंडिया में जीएसटी कनेडा के मॉडल की कॉपी है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला पॉइंट। फिर अब ये जीएसटीएन क्या होता है जी? अब सारे बच्चे बोल दो, बताओ जीएसटीएन क्या होता है? सारे बच्चे बोलो जीएसटीएन क्या होता है? याद है जीएसटी की वेबसाइट होती है। अब जीएसटी की वेबसाइट मैंने आपको कहा था जीएसटी नंबर सर्च कर सकते हो। आप किसी के बारे में जानना हो तो जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, सर्च टैक्स पेयर में जाओगे, तो जो तुमने वेबसाइट जीएसटी की देखी है वही जीएसटीएन है, वही जीएसटीएन है। अब मैं आपको, अब जो कोई बच्चे नालायक होते हैं उनके लिए मैं एक बार दोबारा से खोल के दिखा देता हूं। यहां पे gst.gov.in, ये लो, ये रही जीएसटी की वेबसाइट। ये सारे बच्चे देख लो, इसको बोलते हैं जीएसटीएन। क्या बोलते हैं? अबे नालायक हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या? जीएसटीएन की बात हो रही है, जीएसटीआईएन की बात नहीं हो रही है। जीएसटीएन जो है वो ये है, ये जो आपके सामने जीएसटी की वेबसाइट है ना, ये जो आपके सामने जीएसटी की वेबसाइट है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है जीएसटीएन है, बस ये पर ध्यान दो। इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो भी कंप्लाइंस करने हैं वो सारे के सारे कंप्लाइंस यहां पे होंगे। और ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। पहले इसमें शेयर होता था अलग अलग, अब जो है वो गवर्नमेंट ने सारा स्टेक एक्वायर कर लिया है, और अब 100% जो है ये वेबसाइट जो है ये गवर्नमेंट ओन्ड है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है सर, गाबा सर इसके फंक्शन क्या क्या है जी? अब ये सारे इसके फंक्शन है जी। अगर तुम्हें इसमें से कोई भी काम करवाना हो, रिटर्न भरनी हो, रजिस्ट्रेशन करवाना हो, रिफंड क्लेम करना हो, आईटीसी की मैचिंग करवानी हो, वैल्यूएशन करवानी हो, ये सारी की सारी बातें यहां पे आपका है। ये सारे के सारे फंक्शन हैं जीएसटीएन के, जो वेबसाइट दिखाई उसके फंक्शन क्या क्या है। हाँ भी जीएसटी लॉगिन करूंगा मैं, अपना जीएसटी लॉगिन करूंगा, नालायक। अगले पर आओ। अब बेनिफिट ऑफ जीएसटी, बताओ जीएसटी के बेनिफिट क्या क्या है। अब जीएसटी के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को भी फायदा है, बिजनेस को भी फायदा है, कंज्यूमर को फायदा है। पता नहीं फायदा है या नहीं है, पर उसने बोला फायदा है तो फायदा है। बिजनेसमैन को क्या क्या फायदा है? वो कह रहा है वन नेशन वन मार्केट, ये तो सही है। बूस्ट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला, कुछ, हर एक एक्सपोर्ट को नहीं, कुछ एक्सपोर्ट के अंदर कह सकते हो बढ़ावा मिला है, बट अदरवाइज हर एक्सपोर्ट में बढ़ावा नहीं मिला। फिर मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला, अच्छी बात है। इंक्रीज रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया, ये तो पता ही था जी। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया, ये तो पता ही था। आगे बिजनेसमैन को फायदे क्या हुए? बिजनेसमैन का फायदा हुआ सिंपलर टैक्सेशन हो गया, लेस कंप्लायंस हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, इंक्रीज इन द रेवेन्यू बिजनेस हो गया। फिर फायदा
कंज्यूमर को क्या हुआ, कंज्यूमर को हमारे प्राइस कम हो गए, कैस्केडिंग कम हो गया, डबल टैक्स कम हो गया, ये फायदा हमें हुआ, बस ये बात ध्यान दो। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बता दो, बोलो 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 बोलो। अब बोलते क्यों नहीं, बोल दो। चैप्टर 1 में सुन में क्या ही डाउट होगा, चैप्टर 1 में क्या ही डाउट होगा, बस वो तो मेरे को करवाना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए मुझे चैप्टर 1 करवाना पड़ रहा है, नहीं तो चैप्टर 1 में आई थिंक आपको डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला यहां से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं आर्टिकल। अब यहां से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या है, इंडिया के संविधान में कुछ आर्टिकल हैं जो जीएसटी से रिलेटेड है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंडिया के संविधान में कुछ आर्टिकल हैं। सर सच में प्राइस कम हुए हैं, गवर्नमेंट कह रही है तो कम हुए हैं। अब मैं इस पर टाइम लगाना नहीं चाहता ना, रेगुलर बैच के अंदर तो मैंने इस पर टाइम लगाया था, समझाया था, अब इस पर टाइम लगाने का फायदा नहीं है। हमें पॉइंट्स याद होने जरूरी हैं कि पॉइंट्स हमें याद हो जाएं, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। हेलो भाई साहब, ओए ओए चिंटू सुनो, याद है कुछ आर्टिकल हमने किए थे, आर्टिकल नंबर 254, 246, 248। देखो सारे बच्चे बोल दो, इंडिया के संविधान में कितनी लिस्ट है, बताओ कितनी लिस्ट है? 3, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाने वाली कौन है? पार्लियामेंट, ठीक है ना। उसके बाद स्टेट लिस्ट के मैटर पे स्टेट असेंबली है, और लिस्ट 3 के मैटर पे पार्लियामेंट स्टेट असेंबली दोनों है। अगर दोनों में कंफ्लिक्ट है तो पार्लियामेंट जो होगी वो प्रीवेल कर जाएगी, ठीक है नहीं। अब एक बात बताओ, लिस्ट 1 में याद है कौन कौन सी एंट्री है? जल्दी बोलो कौन कौन सी एंट्री है लिस्ट 1 में? एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम लिस्ट 2 में कवर है, एंट्री 46। फिर कस्टम ड्यूटी 83, 84 एक्साइज ड्यूटी, 85 कॉर्पोरेट टैक्स। ये पॉइंट्स यहां पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद एक आर्टिकल है 265, वो क्या बोलता है? कह रहा है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा जब तक एक्ट नहीं बनेगा। याद है वो मैंने तुम्हें रेगुलर बैच में एग्जांपल दिया था कि एक दोस्त आया, बेबी ने सीट रोकी थी, फिर वो लेट आया था, फिर एक ने दूसरे की गर्दन पकड़ ली थी, उस जगह तो तू बाहर चल, तुझे बाहर देख लूंगा, पिटाई लेवी हो गई थी, बट कलेक्शन नहीं हुआ था। गवर्नमेंट वही बात कह रही है कि लेवी और कलेक्शन के लिए एक्ट बनाना जरूरी है, अगर एक्ट बनेगा तो लेवी कलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दीजिए। सर यहां से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आ सकता है, अगर सिलेबस में दिया है तो बिल्कुल आ सकता है जी। ठीक है, अब आगे देखो जी, आर्टिकल 248। अब आर्टिकल 248 क्या कहता है? कहता है जो मैटर कहीं पर भी कवर नहीं है, सारे लॉ बनाने की पावर 248 में। 248 इज रेजिडुअरी आर्टिकल। रेजिडुअरी मतलब बचा कुचा सामान, भाई जो भी तुम्हारा बचा कुचा सामान है ना, वो आर्टिकल 248 में है, उसमें बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास है, और लिस्ट नंबर 1 से पावर है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 271, ये तो सेस की बात कर रहा है, जो भी आज हमारे सेस और सरचार्ज लगते हैं उसको लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। अच्छा याद है इनकम टैक्स में एक सेस है। हेलो भाई साहब, ओए इनकम टैक्स में एक सेस है, कौन सा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अरे जीएसटी के अंदर भी है, कौन सा है? जीएसटी वाला कौन सा है? अबे जीएसटी वाला कौन सा है? कंपनसेशन सेस। अब ये दोनों को लगाने की पावर कहां से मिली है? ये 271 से मिली, लगाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, अब 3 आर्टिकल बस मेन हमें रिवाइज करने हैं। एक तो 246A, एक 269A, ये वाला 246A के बाद यहां पे आएगा 269A, यहां पे दिया नहीं हुआ, 269A मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ, और एक 279 कैपिटल A, ये हमें देखना है। उसके बाद फिर हमारा ऑलमोस्ट जीएसटी पैक हो जाएगा। हाँ ये चैप्टर अच्छा नहीं है, तुम्हारे कहने से क्या होगा? छोड़ दें चैप्टर, छोड़ दें, और फिर कल क्वेश्चन बन गया, तुम क्या बोलोगे? गाबा सर अच्छे नहीं है, गाबा सर से कोचिंग मत लेना, चैप्टर 1 ही छुड़वा दिया भाई। अरे समझ रहे हैं, चैप्टर 1 छुड़वा दिया उन्होंने। कैसे टीचर है भाई, चैप्टर 1 ही नहीं कराया, बेकार, 0। तुम ये बोलोगे फिर नालायक। थैंक यू शुभांगी, थैंक यू जी। चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब एक बार ये आर्टिकल हैं, अब आर्टिकल चेक करते हैं कौन कौन से हैं। अब सबसे पहला आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 246 कैपिटल ए है।
पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देना। इंडिया के संविधान में 3 लिस्ट होती हैं। इंडिया के संविधान में 3 लिस्ट होती हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में कौन है? पार्लियामेंट। लिस्ट 2 में स्टेट। लिस्ट 3 में दोनों, जहां दोनों वहां प्रीवेल कौन करेगी? पार्लियामेंट। अब सारे बच्चे बोल दो जीएसटी इन तीनों में से किस लिस्ट में आया है? बस सारे बच्चे ये बोल दो जीएसटी इन तीनों में से बताओ किस लिस्ट में आया है। सारे बच्चे आंसर दो। मैं ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से, जीएसटी इन तीनों में से किस लिस्ट में आया है? बताओ, जल्दी बताओ। किसी भी लिस्ट में नहीं है, किसी के अंदर भी नहीं आता। मैंने अभी अभी आपको बताया भी था कि जीएसटी ना तो लिस्ट 1 में है, ना वो लिस्ट 2 में है, ना वो लिस्ट 3 में। जीएसटी की कहानी जो है वो आर्टिकल 246 कैपिटल ए से लिखी हुई है। एक बच्चा अभी भी गलती कर रहा है, आदित्य कह रहा है लिस्ट 1 से आया है। भाई सुन लो कान खोल के बात, सुन लो कान खोल के। हेलो ओए, कान खोल के बात सुन लो। जीएसटी तीनों लिस्ट में कहीं पर भी कवर नहीं है। ना वो लिस्ट 1 में कवर है, ना वो लिस्ट 2 में कवर है, ना वो लिस्ट 3 में कवर है। जीएसटी किसी भी लिस्ट में कवर नहीं है। आर्टिकल 246 कैपिटल ए से हमारा जीएसटी आया है। अब आर्टिकल 246 कैपिटल ए क्या बोलता है? कहता है 2 क्लोज हैं, एक तो क्लोज नंबर 1, एक क्लोज नंबर 2। क्लोज नंबर 1 इंट्रा स्टेट सप्लाई का है और क्लोज नंबर 2 जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई का है। अब गवर्नमेंट कह रही है जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट, उस पर जीएसटी का लॉ बनाने की पावर दोनों के पास है। जैसे सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, पावर दोनों के पास है। बट अगर कोई सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस पर जीएसटी का लॉ बनाने की पावर ओनली पार्लियामेंट के पास है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि 246 ए में क्लोज 1 है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर पावर दोनों को है। इंटर स्टेट सप्लाई पर जब भी जीएसटी का लॉ बनेगा पावर ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट के पास होगी। वहां पे स्टेट को लॉ बनाने की पावर नहीं है। नहीं अंशु, नहीं। अब एक बात मुझे बताओ, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं है। बताओगे मुझे कौन कौन से हैं? जल्दी बताओ। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल है। कौन से? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं है। जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से जीएसटी लगेगा, नहीं तो पेट्रोल पे तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। तो पेट्रोल पे कोई जीएसटी नहीं है। पेट्रोल पे कब लगेगा? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा। अब्बास 246 ए से जीएसटी का जन्म हुआ है। आर्टिकल 366 जो तुम पूछ रहे हो वो जीएसटी की डेफिनेशन का है, ठीक है ना? तो उसमें जीएसटी की डेफिनेशन लिखी है और इसमें लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी वो लिखा होगा। ये हमारा आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए है। अच्छा अब सुनो, अब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन, इसको मैं समझाऊंगा कल वाली क्लास में, क्योंकि ये कल वाली क्लास में इंटरलिंक होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तुम्हें ये बेकार की डेफिनेशन लगती होगी, बट तुम्हें कल वाली क्लास में इसकी रियलिटी दिखाऊंगा कि ये डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं इसको एक बार हटा रहा हूं, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन के एक बार इसको हम यहां पे रख रहे हैं, ठीक है? अब आगे आओ, अब यहां पे आ जाओ। अब एक अगला, अच्छा एक बात बताना, अब जीएसटी कहां पे है? जीएसटी पूरे इंडिया पे है इंक्लूडिंग जेएनके। जीएसटी पूरे इंडिया पर है इंक्लूडिंग जेएनके। अच्छा इंक्लूडिंग जेएनके है। अब आप बताओगे 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक पूरे इंडिया पर था, जेएनके को छोड़ के 8 जुलाई से वो जेएनके पर भी एप्लीकेबल हो गया, अगर आपको याद आ रहा हो जी। और एक बात मेरे को बता देना, जीएसटी में इंडिया का मतलब क्या है? कोई बताएगा? इतना तो आपने पढ़ाई होगा जी। जीएसटी में बताओ इंडिया का मतलब क्या है? सारे बच्चे बोलो जीएसटी में इंडिया का मतलब क्या है? बताओ इंडिया का मतलब क्या है जीएसटी में? सर इंडिया का मतलब है एक तो बेस लाइन, वो हमारा इंडिया है, उसके बाद पानी भी हमारा इंडिया है। अच्छा कितना पानी इंडिया, कितना पानी, कितना पानी हमारा इंडिया, कितना पानी? 12 नॉटिकल माइल। फिर 12 नॉटिकल माइल्स के बाद 200 नॉटिकल माइल वाला भी इंडिया है, बट ओनली फॉर द ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस। ओनली फॉर द ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस। अब एक मेरे को बताओ, अब जीएसटी पूरे इंडिया पर है, जीएसटी पूरे इंडिया पर है इंक्लूडिंग जेएनके। जीएसटी पूरे इंडिया पर है इंक्लूडिंग जेएनके। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, क्या जीएसटी पानी पर भी लगेगा? जो 12 नॉटिकल माइल वाला पानी है, क्या उस पानी पर भी जीएसटी लगेगा? पानी पर लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आ गया स्यापा। अब क्वेश्चन आ रहा है
पानी पर जीएसटी कौन सा लगेगा, क्योंकि पानी कौन सी स्टेट और कौन सी यूटी मानेंगे। और जब मैं कल तुम्हें इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन कराऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि पानी पर जीएसटी कौन सा लगेगा। ठीक है, वहां तो मैं बताऊंगा एक सेक्शन 9 है, और सेक्शन 9 जो हमारा है वो हमारा आईजीएसटी एक्ट का है, वो डिफाइन करेगा कि पानी की सप्लाई पे जीएसटी कौन सा लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। हाँ, और वही बिल्कुल सही बात है, नियर 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 कुछ होगा, कुछ थोड़ा सा होगा, देखना पड़ेगा भाई कहां पे वो आ रहा है। बट अभी के लिए ध्यान दो कि पानी पर भी जीएसटी है। अब पानी पे कौन सा लगेगा, बिल्कुल हवा पे भी है जी। उतने अगर 12 नॉटिकल माइल है तो हवा, पानी और जमीन 12 नॉटिकल माइल तक हमेशा इंडिया है, चाहे मैं ऊपर की बात करूंगा, चाहे पानी की बात करूंगा, चाहे जमीन की बात करूंगा जी। बस हमें यह देखना है कि जीएसटी कौन सी कैटेगरी में कवर होगा, बस हमें यह देखना है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, आ जाओ अब अगले पॉइंट पर आओ। अब एक लास्ट आर्टिकल जो हमारा है इस चैप्टर का, आर्टिकल 279 कैपिटल ए जीएसटी काउंसिल जी। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर 2 की रिवीजन स्टार्ट होगी, सप्लाई अंडर जीएसटी जी। अब इस चैप्टर को अभी हमने सुदर्शन बैच के अंदर भी खत्म किया आज। अब सुदर्शन बैच में तो इसमें हमारे आई थिंक 4-5 लेक्चर लगे, बट रिवीजन क्लास में 2 ही लेक्चर लगेंगे। तो रिवीजन क्लास के अंदर हम 2 लेक्चर में सप्लाई का चैप्टर खत्म करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई का, इसमें से क्वेश्चन बनता है जी। अब मेन यहां पे एक लास्ट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल है 279 कैपिटल ए जीएसटी काउंसिल। अब ये आर्टिकल 279 कैपिटल ए क्या है? गवर्नमेंट कह रही है देखो जी, जीएसटी को बनाने वाली जो है ना वो दोनों है, पार्लियामेंट भी है और स्टेट भी है। जब दोनों जीएसटी के लॉ को बनाने वाली हैं तो जीएसटी में अमेंडमेंट लाने की पावर भी दोनों के पास होगी। जब दोनों बनाने वाली हैं तो जीएसटी में अमेंडमेंट लाने की पावर भी दो, तो अगर अमेंडमेंट लाने की पावर दोनों के पास होगी तो हम एक ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं जिसमें दोनों गवर्नमेंट हो। तो फाइनली क्या हुआ, नाम रखा जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 279 कैपिटल ए। आपको पता है जीएसटी को लेकर आने के लिए देश का संविधान अमेंड हुआ था, और जब संविधान अमेंड हुआ तो एक्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101, और ये एक्ट बना 8 सितंबर 2016 को। और जब ये एक्ट पास हुआ गवर्नमेंट ने बोला 60 दिन का टाइम दे रहे हैं, 60 दिन का प्रेसिडेंट को। किस चीज के लिए? कि 60 दिन के अंदर अंदर उसको जीएसटी काउंसिल बनानी है, उसको जीएसटी काउंसिल बनानी है। पहले काउंसिल कौन होगी? जितनी भी जीएसटी में अमेंडमेंट्स होंगी, जो भी क्लैरिफिकेशंस होंगी, जो भी जीएसटी में चेंजेस होंगे, वो सब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। उसकी रिकमेंडेशन के बिना अमेंडमेंट नहीं आएंगी। तो सर काउंसिल में तो दोनों मेंबर होते होंगे? हाँ, दोनों मेंबर होते हैं जी। सर 101 का मतलब, अबे यार नालायक, 101 का मतलब नंबर 101 है। 101वां एक्ट बना, नालायक 101 बार अमेंड हुआ। तो क्या हुआ आप, हाँ, कि काउंसिल में अगर दोनों हैं तो टोटल मेंबर कितने होंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा 33 मेंबर है जी। गवर्नमेंट ने कहा 33 मेंबर है, 33 मेंबर है, 33 मेंबर है। 33 मेंबर निकल के आते हैं, 33 मेंबर। अब ये 33 मेंबर जो निकल के आते हैं, इसमें 2 मेंबर जो हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और 31 मेंबर जो हैं वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के हैं। क्योंकि आज हमारे इंडिया में जीएसटी में 31 स्टेट है। कितने स्टेट हैं? 31 स्टेट है। 31 कैसे हैं? 28 तो एक्चुअल है, और 3 यूटी को भी हम स्टेट मानते हैं। 3 यूटी कौन कौन सी? दिल्ली, पौंडेचेरी और जेएनके, ये तीनों यूटी हैं, बट जीएसटी के पर्पस के लिए हम इसको स्टेट मान के चलते हैं। बस ये पर ध्यान दो। क्या मानेंगे? जीएसटी के पर्पस के लिए इसको स्टेट मान के चलेंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे 31 मेंबर स्टेट के और 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब टोटल हो गए 33 मेंबर। अब 33 में से गवर्नमेंट कह रही कम से कम 50% कोरम पूरा होना चाहिए। मतलब कम से कम अगर 17 मेंबर प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग काम करेगी, नहीं तो मीटिंग काम ही नहीं करेगी। तो पहली बात ध्यान रखना, अगर 33 मेंबर है, कम से कम अगर 17 मेंबर, मैं दोबारा बोलूंगा 17 मेंबर अगर आएंगे तो मीटिंग काम करेगी। अगर 17 मेंबर नहीं आएंगे तो मीटिंग काम ही नहीं करेगी। चलो 17 मेंबर आ गए, अब क्या होगा? अब मीटिंग होगी, मीटिंग में डिस्कशन होगी,
फिर अमेंडमेंट्स आएंगे, फिर क्या आएंगी, अमेंडमेंट्स आएंगी। अब जब फिर अमेंडमेंट्स आएंगी तो मुद्दा क्या आ रहा है, मुद्दा क्या आ रहा है, मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि सर अमेंडमेंट्स कैसे आएंगे, कितने परसेंट वोटिंग चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा 75% वोटिंग फेवर में होनी जरूरी है। अब अगेन क्वेश्चन आ गया 75% की वोटिंग कैसे काउंट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो आपका शेयर है 1/3, दैट इज 33.33%, और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर जो है वो 2/3 है, दैट इज 66.67%। और कोरम कम से कम 50% चाहिए, वोटिंग फेवर में 75% चाहिए। अब बच्चा कह रहे हैं सर ये 1/3 और 2/3 का मतलब क्या है। अब ये 1/3 2/3 का मतलब क्या है वो समझ लो, उसके बाद ये आर्टिकल 279 कैपिटल ए तुम्हें जिंदगी भर के लिए समझ में आएगा, तुम कभी नहीं भूल सकते। इसका मतलब ये है, मान लो 33 मेंबर हैं, मीटिंग बुलाई, 33 के 33 मेंबर आ गए, 33 में 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के और 31 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के। इन दोनों मेंबर ने बोला यस हम अप्रूव करते हैं, ये अमेंडमेंट आनी चाहिए। 31 स्टेट में से 22 स्टेट ने बोला आनी चाहिए और 9 स्टेट ने बोला नहीं ये अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए। अब मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है कि 75% की वोटिंग काउंट कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर सभी मेंबर यस बोल रहे हैं तो ये मान लो 33.33% वोट फेवर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मेंबर अगर यस बोल रहे हैं तो 33.33% वोट फेवर में है, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट के सभी मेंबर यस बोल रहे हैं तो 66.67% वोट फेवर में है। अब जितनों ने यस बोली उनका पोर्शन निकाल लो। अब 66.67% अगर 31 मेंबर के यस बोलने पर है तो 22 मेंबर के यस बोलने पर कितना है वो निकाल लो जी। एक बार यहां पे चेक करना जी, 66.67 डिवाइड बाय 31 मल्टीप्लाई 22 तो ये हो गया 47.31। अब 47.31 प्लस में 33.33 तो ये हो गया 80.64। तो 75% से ज्यादा है तो मीटिंग जो है वो अप्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन लेके आती है, नोटिफिकेशन जो है वो सीबीआईसी लाती है। हर जगह क्या लिखा है, रिकमेंडेशन ऑन द बेस ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो रिकमेंडेशंस वो देंगी और फिर उसके बाद सीबीआईसी जो है वो नोटिफिकेशन और सर्कुलर निकालेगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो मैं दोबारा बोल देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मेंबर के यस बोलने पर 33.33%, स्टेट गवर्नमेंट के सभी मेंबर यस बोलने पर 66.67, और जितनों ने यस बोला उतनों का पोर्शन निकाल लो, अकॉर्डिंगली हो जाएगा जी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आप मुझे करके दिखाएं, तब जाके हमारा चैप्टर 1 पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और एक बार आप 15 मिनट दोबारा से पढ़ लोगे तो चैप्टर 1 तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे। इस तरह से रिवीजन होती है। रेगुलर बैच ये रिवीजन 15 मिनट आपने इस क्लास के बाद दोबारा लगा लिए, चैप्टर 1 तुम्हारा मजबूत हो गया, फिर चैप्टर 1 तुम कभी भूलोगे ही नहीं। चलो जी, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता हूं तुम आंसर क्या देख के आते हो उसका। मान लो 33 मेंबर हैं, 33 में से 30 मेंबर प्रेजेंट हैं, 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के, 28 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों ने बोला यस, इन दोनों ने यस बोला। 28 में से 6 मेंबर ने बोला हम वोट नहीं करेंगे, 22 मेंबर वोट करेंगे, 22 में से 14 मेंबर ने बोला ओके, 8 मेंबर ने बोला नॉट ओके। बताओ क्या होगा जी, जल्दी बोलो क्या होगा। जल्दी बोलो क्या होगा फटाफट से। अब बताओ, इन दोनों का यस बोलना मतलब 33.33%। फिर 28 नहीं, अगर 22 मेंबर यस बोल देते तो 66.67। 28 काउंट नहीं करने क्योंकि 6 ने तो वोट ही नहीं किया, जिन्होंने वोट नहीं किया बाहर निकाल दो। 22 ने वोट किया
तो 22 अगर यस बोल दे तो काम हो जाएगा। तो 66.67 22 के यस बोलने पर है, तो 14 के यस बोलने पर कितना आएगा? 66.67। अब 66.67 अगर 22 के यस बोलने पर है तो 14 का निकाल दो कितना आएगा। अब ये 14 का रहा है 42.43, अब 42.43 प्लस में 33.33, ये हो गया 75.76। तो 75% से ज्यादा है जी। अब अगर 75% से ज्यादा है तो मीटिंग अप्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है जी? बल्ले 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 जी, डन हो गया जी, डन 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 डन। तो चैप्टर 1 हमने पूरा पैक कर दिया। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बाकी कल वाली क्लास में हम चैप्टर 2 अपना स्टार्ट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। थैंक यू सो मच। आप लाइक करें और बहुत सारे कमेंट करें, और इस वीडियो को मैं अपने चैनल पर अभी अपलोड कर दूंगा। वीजी स्टडी हब वाले चैनल पे सारे के सारे सीएस की फैमिली के बच्चे आराम से देखें, मस्त मेरे को स्पीड फास्ट करें स्लो करें, उनके हाथ की कठपुतली बना दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप रिवीजन करें, बस जितनी रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।